16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो पेड का एग्जाम कराया था उनके जो क्वेश्चंस हैं हम लोग को यहाँ कवर कर रहे हैं, और पिछले जितने भी क्लास हुए हैं वो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। वो सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो आप अगर चाहें तो उन सारे वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो डेट वाइज सब और पार्ट वाइज सब आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 5वें जो वीडियो है उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्न में थोड़ा मतलब एक जो दम होता है वो दम है इस प्रश्न में। हम देखते हैं प्रश्न कौन सा है। दिया है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। सबसे पहले समझने वाली बात है कि पूर्ण स्वराज की मांग शुरुआत में हुई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि कभी आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा था कि प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। जैसे पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई थी तो प्रथम कार्यकर्ता का नाम लगभग किसी प्रश्न मतलब आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पेट ने ये प्रश्न स्पेशल पूछा था कि प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए, तो इसमें मफूर अहमद आजादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और हसरत मोहानी। तो इसमें जो थे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हसरत मोहानी, ठीक है, हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी जो थे इन्होंने सर्वप्रथम 1921 में, कब 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, मौलाना हसरत मोहानी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ वैल्यूएशन नंबर के। और उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूंगा आप सभी से कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को ये क्लास शेयर कर दीजिए जो पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं फिर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो ए है महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, बी है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, और सी है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, और डी है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। ये दिया है आपका, देख लेते हैं हम लोग। ये दिया है 1900, सन 1900 दिया है यहाँ पे। जब मैं कट करूंगा आप देख लीजिएगा। तो बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था वही स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख जो कारण था, बंगाल विभाजन का जो नियम था वही था। और इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं वो आपको केवल बहकावे के लिए दिए गए हैं। तो आप जानकारी अपनी रखिए कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका जो जो मूल वजह था वो क्या था, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण जो था बंगाल का विभाजन माना गया था। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? किसे ब्रिटिश ने निम्नलिखित में मतलब किन भाषाओं को मतलब किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग आप सभी जानते हैं इंग्लिश। उनकी ये बहुत ज़्यादा रुचि थी कि हम जो इंडियंस को जो है इंग्लिश की जो भाषा है वो दिखा सकें और सिखा सकें। तो उसका जो प्रचार प्रसार था बहुत तेज़ी से हुआ, और यही वजह था कि आज आप देखने को मिलेगा कि जैसे जो भी स्कूल मिलते हैं वो सेंट थॉमस से मिलेंगे, सेंट जोसेफ से मिलेंगे, सेंट फ्रांसिस से मिलेंगे। तो जितने सेंट थे वो उनके नाम से उसमें स्कूल ओपन होते थे, और ये माना जाता था कि वो बेहतर पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस वजह से उनके स्कूल का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, और उसके माध्यम से अंग्रेजी की जो प्रचार प्रसार थी उसमें कहीं रोक नहीं लगी। और इस पे जो राष्ट्रीय कोष था उस पर पैसा भी खर्च किया जाता था। इस पे जो ब्रिटिश शिक्षा थी उस पर पैसा भी खर्च किया जाता था राजकीय कोष से। बात करें 44वें प्रश्न की। दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? समझिएगा बात को। जो आपको 1935 का अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, पूछा है कि उसमें जो कोई एक ऐसा प्रावधान का उदाहरण दीजिए जो ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे और फिर बताने होंगे। तो पहला है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, बी है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, और सी है संघीय बैंक की स्थापना, और डी है शक्ति का विभाजन। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा ये वाला ऑप्शन में क्या दिया है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा आपको चीज़। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय सरकार जो थे उस पर जो गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ जो बनाई गई थी, यानी कि यही जो मेन विशेष शक्तियाँ थी, यही एक उदाहरण ऐसा है जो ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का जो एक प्रावधान था वो इसी से रिलेटेड था, और यही था भी। बात करेंगे 45वें नंबर प्रश्न की। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? देखिए ये प्रश्न जो है 2 बार हो गया है, सॉरी ये 45 हो गया है, तो इसको आप कट कीजिए, वही सेम क्वेश्चन है। अब बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की। 46 क्या दिया है
कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ पे ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आप टिक करिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना थी कब हुई थी, इसको नोट कर लीजिए, 1939 में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में, और किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर का है। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण क्या था, तो ये देखिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, बी है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, और सी है हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम सही ढंग से बात करें तो ये जो खिलाफत था, जो खिलाफत आंदोलन था, वो क्यों था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए किया गया था। क्या था, जो खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य जो कारण था वो यही था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच ज़्यादा से ज़्यादा एकता बनी रहे। ये महात्मा गांधी जी की सोच जो है इसमें दिखाई देती थी पूरी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 49 नंबर की। क्या दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो थार मरुस्थल, केरल, अंडमान और निकोबार, गोवा। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इस प्रश्न को बड़े प्रेम से कर लेंगे, क्योंकि थार मरुस्थल जो होता है दिन के समय में रेतीला होता है। तो क्या होता है कि जो धूप पड़ती है वो धूप की वजह से वहाँ विकिरण बहुत ज़्यादा होती है। तो विकिरण जब वहाँ होती है तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही सूर्य की रोशनी मतलब ढलती है शाम, उसके बाद से वहाँ वो ठंडी में परिवर्तित होता है। आप जब इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे तो चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो थार मरुस्थल अगर आप थोड़ा भी जानकारी होगा, आपको पता होगा कि दिन के समय में ज़्यादा गर्मी और रात समय में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो थार मरुस्थल आप टिक करिएगा और आगे क्वेश्चन को करिएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। तो ए है 12, बी है 30, सी है 24, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझते हैं कि जो सेंटर है, जो मतलब टाइम जोन का सेंटर है वो कौन सा है, वो GMT पे होता है, आप भी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और कहाँ है, ये है आपका यूके में। कहाँ है, यूके में है, ब्रिटेन। तो कितने भागों में बटा है, ये जो बटा है आपका ये 24 भागों में बटा है। कितने भागों में, 24 भागों में। यानी कि जीएमटी पे अलग अलग कितने तरह की, 24 तरह का टाइम जोन है जो अलग अलग देश के टाइमों को निर्धारित करता है। तो ये प्रश्न और ये क्लास यही समाप्त होता है। और आगे के एक क्लास में आपके ये जो इस दिन यानी कि 16 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का है वो सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे न्यूमेरिटर को छोड़ के। बाकी हम शाम वाले शिफ्ट को है उसके अगले क्लास से हम देखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।